ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। यहां पर वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, साथ ही केबल स्टेड रेल ब्रिज की भी शुरुआत करेंगे। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके साथ ही पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को केबल स्टेड रेल ब्रिज का भी तोहफा देने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे पीएम मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। चिनाब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ब्रिज नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। चिनाब ब्रिज 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है। भूकंप और हवा का सामना करने में सक्षम है। चिनाब ब्रिज से जम्मू और श्रीनगर को जोड़ा गया है। इस ब्रिज पर वंदे भारत ट्रेन से कटरा से श्रीनगर की यात्रा होगी। महज 3 घंटे में सफर पूरा होगा। पहले यात्रा में 5 से 6 घंटे लगते थे। वहीं अंजी ब्रिज का उद्घाटन भी पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अंजी देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। इसकी ऊंचाई भी नदी से 359 मीटर है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को रेल लिंक योजना की भी सौगात देंगे। ऊधम सिंह श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजना 272 किलोमीटर लंबी है। इसमें 36 सुरंगें और 943 पुल बनाए गए हैं। निर्माण में 43,780 करोड़ की लागत आई है। इन परियोजनाओं की मदद से कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जा सकेगा, जो कि जम्मू और कश्मीर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज जिस चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। इस ब्रिज को बनाने में कई ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जिनका पहली बार देश में इस्तेमाल हुआ है। यही वजह है कि ये बेहद खास माना जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं वो न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और इसे तैयार करने में जो तकनीक इस्तेमाल की गई वो इसे बेहद खास बनाती है। नदी से 359 मीटर ऊंचा बना ये ब्रिज कई मायनों में खास है। ये एफिल टावर से 45 मीटर ऊंचा है। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचाई पर बना है। पुल के डेक की चौड़ाई 13.50 मीटर है। इसे 1486 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। निर्माण में सबसे लेटेस्ट टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। पुल का वजन 10,619 मीट्रिक टन है। वहीं इस ब्रिज को बनाने में कई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो पहली बार हुई है। मसलन पहली बार ओवरहेड केबल क्रेन से आर्च का निर्माण किया गया। डीआरडीओ से राय लेकर ब्लास्ट लोड कर इसे डिजाइन किया गया। वेल्ड परीक्षण के लिए रेले अल्ट्रासोनिक मशीन का इस्तेमाल किया गया। वेल्ड परीक्षण के लिए NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला बनाई गई। एंड लॉन्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल भी किया गया। इन खासियतों के साथ चिनाब ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिन रेल लिंक परियोजनाओं का उद्घाटन कश्मीर घाटी में करने जा रहे हैं उसमें रियाशी रेलवे स्टेशन भी प्रमुख होगा, जिसे लेकर के एक गीत भी अब सामने आया है। अब इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया गया है। देखिए, रियासी स्टेशन बने भारतीय रेल की ओर से ये गीत जारी किया गया है, जिसमें उस रियासी रेलवे स्टेशन को दिखाया गया है जहां पर पीएम मोदी आज 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं पुल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी जम्मू के कटरा जाएंगे, जहां पर वो 46,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। सिक्के की एक ओर चिनाब पुल का फोटो होगा तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर रेलवे लाइन लिखा होगा। 2 बड़े ऐतिहासिक दृष्टि से और इंजीनियरिंग की दृष्टि से बहुत ही बड़े पुल हैं। चिनाब का पुल और अंजी पुल, उसका भी लोकार्पण करेंगे। और बहुत जो वर्षों से, दशकों से और इतना जो बड़ा सपना था जम्मू और श्रीनगर को रेलवे लाइन से जोड़ने का, वो सपना पूरा होगा। और प्रधानमंत्री मोदी आज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए कल ही जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला कटरा पहुंचे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का जायजा भी लिया था। देखिए, उद्घाटन से पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तैयारी का जायजा लेने के लिए कटरा स्टेशन पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। अब अगर मैं ये कहूं कि बहुत अरसे से इंतजार था तो शायद कम होगा। इस रेल की शुरुआत तब की गई थी प्रोजेक्ट की जब मैं स्कूल में था। कटरा से श्रीनगर के ट्रेन का सफर किसी मील के पत्थर से कम नहीं है, क्योंकि पहले जिस सफर को तय करने में 8 से 9 घंटे लगते थे वो महज अब 3 से 4 घंटे में पूरा हो जाएगा।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो विज्ञान का सबसे हाईटेक नमूना है, या यूं कहें इंजीनियरिंग का वो चमत्कार है जिसे पूरी दुनिया नमस्कार कर रही है। मैं खुद वहाँ से होके आया हूँ, नीचे देख के बंदे को डर लगता है। इसके साथ ही पीएम मोदी अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। मतलब एकदम साफ है, जम्मू कश्मीर के लोगों का वो हर ख्वाब पूरा होने वाला है जिसकी अब तक सिर्फ बातें होती थी। अब इंजीनियरिंग के इस चमत्कार को जरा ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करिएगा। चिनाब के दोनों किनारों केबल क्रेन बनाए गए हैं। केबल क्रेन की मदद से आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है। नदी के तल से 359 मीटर ऊपर है ये। साथ ही एफिल टावर से तकरीबन 35 मीटर ऊंचा है। कुतुब मीनार से लगभग 5 गुना ऊंचा पुल है। साथ ही इस पुल की लंबाई 1315 मीटर है। पुल के डेक की चौड़ाई 13.50 मीटर है। तो पुल की लागत लगभग 1486 करोड़ रुपए है। आर्च बनाने के लिए टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। मुख्य आर्च स्पैन की लंबाई आपको बता दें 467 मीटर है। मुख्य आर्च स्पैन की लंबाई 550 मीटर है। पुल के आर्च का कुल वजन, अगर वजन की बात करें तो 10,619 मीट्रिक टन है। पुल पर अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति को झेलने में ये पुल सक्षम है। पुल जोन वी की भूकंप तीव्रता को झेल सकता है। पुल के निर्माण में 28,660 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही एक लंबा इंतजार जो है, देखिए वो कैसे खत्म हुआ है। 2 दशकों तक करना पड़ा था लंबा इंतजार। ब्रिज को साल 2003 में मंजूरी दी गई थी। स्थिरता और सुरक्षा की आशंकाओं से में लगातार देरी होती रही। 2008 में निर्माण का ठेका दिया गया। परियोजना में 22 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। और चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में सिद्धारमैया सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इसके तहत अब बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर समेत कई पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए। देखिए, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के बाद सिद्धारमैया सरकार भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, जिसे लेकर सीएम सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस मामले में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने सरकार की ओर से लिए गए एक्शन की जानकारी भी साझा की, जिसके मुताबिक बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया गया है। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज माइकल कुन्हा की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया है। आरसीबी के अधिकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। डीएनए इवेंट मैनेजर्स के अधिकारियों की गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया गया है। कर्नाटक क्रिकेट संघ के प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी का आदेश भी जारी हुआ है। ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಮಿಷನರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇವರನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। सिद्धारमैया ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में ये सारे फैसले लिए गए हैं। और चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया अनुमान से ज्यादा भीड़ की वजह से हादसा हो गया। इसी बीच आरसीबी और इवेंट मैनेजर के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, सिद्धारमैया सरकार ने हाईकोर्ट के लगभग सभी सवालों का एक जैसा जवाब दिया। सिद्धारमैया सरकार ने दलील में कहा भीड़ अचानक से पहुंची और अनुमान से ज्यादा पहुंची। सरकार ने बताया कि स्टेडियम की क्षमता 30 से 35 हजार दर्शकों की थी, लेकिन 2.5 लाख के करीब लोग वहां पहुंच गए। राज्य सरकार ने ये भी कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जिससे पता चले कि आखिर चूक कहां हुई। सरकार ने कोर्ट में बताया कि जिन 11 लोगों की जान गई, उनमें 5 महिलाएं और 6 पुरुष थे। इस दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या स्टेडियम के बाहर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस थी। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि जितनी एम्बुलेंस की जरूरत थी उतनी वहां मौजूद नहीं थी। इस दौरान सरकारी वकील ने बताया कि स्टेडियम का पूरा आयोजन आरसीबी की तरफ से किया गया था। फिलहाल मंगलवार को एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ के बाद कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार विपक्ष के निशाने पर है। भगदड़ में हुई 11 लोगों की मौत से सिद्धारमैया सरकार की मुश्किल में इजाफा हो गया है। और बेंगलुरु हादसे पर सियासत भी गर्मा गई है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को घेरे में लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए, बीजेपी ने कहा कि जो लोग मारे गए वो हादसे का शिकार नहीं हुए, बल्कि उनकी हत्या की गई है। और ये हत्याएं हुई हैं
क्योंकि आपराधिक लापरवाही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी द्वारा की गई है। वहीं बीजेपी के नेता सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं और जांच को ड्रामा करार दे रहे हैं। ये जांच केवल नाटक है, ड्रामा है। ये जिले का डीसी इंचार्ज है, उसका इंक्वायरी कमेटी बिठाया, वो क्या रिपोर्ट देगा? आपका खुद का डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या रिपोर्ट देगा? इसलिए मैंने मांग रखती हूँ सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी कमेटी बिठाना। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी भगदड़ को लेकर राज्य सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। और बेंगलुरु भगदड़ मामले में सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर नजर आती है। सीएम और डिप्टी सीएम लगातार घायलों का हाल जान रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार जब अस्पताल पहुंचे तो पीड़ित परिवारों ने व्यवस्था को लेकर नाराजगी जता दी। देखिए, डीके शिव कुमार जैसे ही एक घायल के पास पहुंचे, उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी। व्यवस्थाओं को लेकर डिप्टी सीएम के सामने नाराजगी जताने लगी। वहीं डिप्टी सीएम ने सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी हमेशा लाशों पर राजनीति करती है। BJP and JDS always place politics on dead bodies. इससे पहले डीके शिव कुमार ने घटना के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। Very sorry for this incident. वहीं राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर भगदड़ वाली जगह पर पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। और देखिए, इस मामले में पक्ष और विपक्ष का अपना अपना तर्क है साथ ही, लेकिन अब आपको उन लोगों की बात भी चलिए सुनाते हैं जो भगदड़ के दौरान स्टेडियम के बाहर मौजूद थे और जिन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा था। सुनिएगा। एक स्थानीय फोटोग्राफर ने बताया कि हालात बेहद भयानक थे। सुबह 10 बजे से ही फैंस सड़क पर जमा होने लगे थे, क्योंकि जानकारी देने वाले बार बार कार्यक्रम की टाइमिंग बदल रहे थे। सरकार का गलती है, परमिशन नहीं दिया था। एकदम 2 लाख 3 लाख आदमी हारा, 2 लाख 3 लाख आदमी आ गया था, आदमी तक आता। इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। फोटोग्राफर ने बताया कि लोग विधानसभा के अंदर दीवार फांद कर घुस गए थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इस मामले में आरसीबी की तरफ से मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी हुई है। इस बीच कर्नाटक के तुमकुरू में 19 साल के मनोज का अंतिम संस्कार किया गया। मनोज भी आरसीबी का फैन था जो भगदड़ में मारा गया। और चलिए, एबीपी रिपोर्ट में अब खबर राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज फिर से बिहार के दौरे पर होने वाले हैं। आज राहुल नीतीश कुमार के गढ़ गया का दौरा करेंगे, साथ ही नीतीश कुमार के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी करेंगे। देखिए, बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी फुल एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। आज फिर से राहुल बिहार के गया पहुंच रहे हैं, जो कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए कितना अहम है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने में ये राहुल गांधी का 5वां बिहार दौरा है। सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी दशरथ मांझी स्मारक का दौरा करेंगे, दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2:45 पर महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और शाम 4 बजे महाबोधि विहार में दर्शन करेंगे। राहुल गांधी राजगीर और नालंदा का भी दौरा करेंगे और इस दौरान कई लोगों से मुलाकात करेंगे। बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नीतीश सरकार न्याय नहीं, सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। अब बहुत हुआ, समय आ गया है कि हम अन्याय के इस चक्र को तोड़ें और बिहार को सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की राह पर आगे ले चलें। और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। इसी बीच मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता बच्ची के परिजन को धक्का देने वाले मंत्री का वीडियो भी वायरल हो गया। बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ मंत्री और स्थानीय विधायक केदार गुप्ता पीड़ित के घर पहुंचे। इस दौरान रेप पीड़ित बच्ची जिसकी जान चली गई, उसके परिजनों को ही धक्का देने का उनका वीडियो हर तरफ चल रहा है। पीड़ित के परिजन ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने की शिकायत की तो मंत्री को गुस्सा आ गया। मंत्री ने न सिर्फ धक्का दिया, बेटी की कसम खाने की भी बात कह दी। मंत्री जी की इस हरकत पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए।
राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा, टूटे परिजनों को बेटे की कसम दिलाकर न्याय मांगने वालों का अपमान करते हुए बिहार के मंत्री। वहीं तेजस्वी ने लिखा, लापरवाही के बारे में सवाल पूछने पर मंत्री उन्हें धक्का मारने लगे। वहीं इस मामले के बाद बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी माहौल और गरमाने के आसार हैं। तो वहीं बिहार में राजधानी पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। देखिए, छात्रों ने नीतीश सरकार से बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की। छात्रों के हाथों में पोस्टर बैनर थे जिसमें लिखा था, बिहार में सरकारी नौकरियों और आरक्षण का लाभ केवल बिहार के लोगों को ही मिलना चाहिए, बाहरी लोगों को नहीं। छात्रों ने मांग की कि बिहार में कम से कम 90% डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। यूपी वाले बिहार में आके जॉब करें और बिहार वाले क्या बेरोजगार बैठे रहे। यहाँ की कितने युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनकी मांगे पूरी करें। वहीं छात्रों के विरोध प्रदर्शन को चुनावी साल में विपक्षी दलों ने बड़े मौके के तौर पर लपक लिया है। डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार ने कहीं न कहीं नौजवानों के साथ छल किया है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं दिया। विपक्ष ने आरोप लगाए तो जेडीयू ने संविधान का हवाला दिया और कहा कि नियम संविधान के मुताबिक है। प्रावधानों के तहत बिहार में आरक्षण और डोमिसाइल कानून के तहत यहाँ आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। और देश में जनगणना और जातीय जनगणना की तारीखें तय हो गई हैं। सिर्फ 21 महीनों में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन जो पार्टियां जातीय जनगणना की मांग कर रही थी वो सवाल उठाने लगी हैं, जिस पर बीजेपी ने अब पलटवार कर दिया है। देखिए, जातीय जनगणना की तारीख तय हो गई है, जिसके बाद सियासी पारा भी चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबसे पहले सवाल उठाया और इसे बिहार चुनाव से जोड़ते हुए वर्गों के कॉलम को जोड़ने की मांग की। कि आखिर पता चले कि कितनी जातियां हैं और कितने ओबीसी हैं, कितने एबीसी हैं, वर्ग का भी जो है कॉलम जो है आना चाहिए। आरजेडी की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव जी तो मुझे लगता है कि जाति जनगणना पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, वो खाली परिवारवाद पर विश्वास रखते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। अभी नीयत खराब, 2027 से 2025 से 2 चरणों में करेंगे, सब क्या है, शुरू क्यों नहीं करते तुरंत? विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने करारा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस को इस मामले पर बोलने का हक नहीं है। उन्हें तो बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है कि उन्हें करना था तो 60 सालों में करते, तो 60 वर्षों में विकास के काम नहीं किए, उससे ज्यादा 10 वर्षों में करके दिखाए हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया है। इस महामार्ग के शुरू होने के बाद मुंबई से नागपुर का सफर, जो कि महज 16 घंटे में पूरा हो सकता था, अब 7 से 8 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, नासिक के इगतपुरी में मुख्यमंत्री फडणवीस ने बाबा साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। फडणवीस ने इस प्रोजेक्ट को एक सपने का साकार होना बताया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने समृद्धि महामार्ग पर खुद गाड़ी भी चलाई। इस दौरान एकनाथ शिंदे उनकी बगल वाली सीट पर बैठे दिखाई दिए। फडणवीस ने कहा कि ये महज एक सड़क नहीं, बल्कि राज्य की प्रगति का आर्थिक कॉरिडोर है। महाराष्ट्र के 24 जिलों को इंटीग्रेट करते हुए हमारे जेएनपीटी पोर्ट के साथ जोड़ने का काम समृद्धि महामार्ग ने किया है और जल्दी ही हम इसको नए वाढ़वण पोर्ट से भी जोड़ेंगे। तो ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में हम लोगों ने तैयार किया है। समृद्ध महामार्ग के जरिए मुंबई से नागपुर की दूरी 7 से 8 घंटे में तय होगी, जिसे तय करने में अभी 16 घंटे लगते हैं। साथ ही यह महामार्ग राज्य के 24 जिलों को सीधे जेएनपीटी बंदरगाह से जोड़ेगा। इस महामार्ग के निर्माण पर 55,335 करोड़ की लागत आई है। इस महामार्ग में 33 बड़े और 274 छोटे पुल हैं। साथ ही 65 फ्लाईओवर और 6 सुरंगें भी बनाई गई हैं। 2015 में जब देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस समृद्धि महामार्ग की शुरुआत की थी। और अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम का दरबार सज गया है। अब से जो भी भक्त अयोध्या राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे, उन्हें भगवान राम के बाल रूप के अलावा राम दरबार के भी दर्शन होंगे। देखिए,
और राम सिर्फ मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित किया गया। गुरुवार सुबह 11:25 से लेकर 11:45 के बीच अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या और काशी से आए 101 आचार्यों ने संपन्न कराई। 17 मिनट तक ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चला और इस दौरान पूरा राम मंदिर प्रांगण मंत्रोच्चार की आवाज से गूंज उठा। अयोध्या राम मंदिर से राम दरबार की जो झलक सामने आई, उसमें सिंहासन पर विराजे भगवान राम और माता सीता की बेहद सुंदर और मनोहर प्रतिमा दिखी। इसके अलावा राम दरबार में भगवान राम के परम भक्त हनुमान और भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की प्रतिमाएं विराजमान हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या में त्रेता युग वाली छटा देखने को मिली, जहां हर कोई भगवान श्री राम की भक्ति में डूबा दिखाई दिया। और मंदिर में जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहीं मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले भगवान रामलला के दर्शन किए और फिर राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया। राम मंदिर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें दिखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले भगवान रामलला की आरती उतारी और फिर राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में तय समय में शुभ मुहूर्त में राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मौके पर सीएम योगी ने लोगों को संबोधित भी किया और गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी भी पहुंचे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली की आरती उतारकर उनका आशीर्वाद लिया और मंदिर की परिक्रमा भी की।